गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से नई यूनिट स्टार्ट करनी है और यूनिट नंबर होगा हमारा थर्ड। इससे पहले हम दो यूनिटें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज यूनिट हमारी जो थर्ड होगी, नाम है उसका मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट में आप समझ पा रहे हैं मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट मींस कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक आपने इसका 10th क्लास में भी पढ़ा था। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, टॉपिक हमारा फर्स्ट यही है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ के आए हैं। ठीक है, चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ का स्पेस, जहां तक उसकी इन्फ्लुएंस होती है, जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसे यहां पर कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, तो हम इसमें लिख भी सकते हैं ये द स्पेस अराउंड। अब यहां क्या होगा, एक मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा है, उसकी एक अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो मैग्नेट कुछ पार्टिकल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको अपनी साइड स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो उस सब्सटेंस को मैग्नेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। और देखिए, जो इसमें लिखा है ना मैग्नेटिज्म, इसमें हम और डीपली जाके पूरा मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म भी सीखेंगे। तो द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अभी आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। ठीक है, विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, उसकी इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या जरूरत है यहां मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को पढ़ने की, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द interaction between two moving charge particles we use the concept of magnetic field। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूं कि ठीक है, सिंपली आपने पढ़ा है कि Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सेपरेशन R है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R², कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन, ये अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ये पढ़ चुके हैं हम। मैं यहां पर बात कर रहा हूं अभी कि मान लीजिए एक वायर है, क्योंकि यहां बात हो रही है देखो चार्ज मूविंग कंडीशन की, टू मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज मूव कर रहा है तो मींस करंट बन रहा है। तो मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर ये है, इसके पैरेलल में एक करंट कैरिंग वायर और रखी है, इसमें करंट I1 चल रहा है, इसमें करंट I2 चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ कि दो पैरेलल में रखी हुई करंट कैरिंग वायर, और अगर उनमें करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये एक दूसरे के पास आने लगी। ठीक है, इस तरह से ये यहां एक दूसरे के पास आ रही है, तो इनमें एक फोर्स लगने लगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज होना जरूरी है। और एक चीज दिमाग में बैठा लो कि करंट चल रहा है किसी वायर में, तो उसको हम चार्ज वायर नहीं बोलेंगे। चार्ज कब आता है किसी बॉडी पे, जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ हो, मतलब कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हो या उस पे आए हो, तब हम कहते हैं कि उस बॉडी ने क्या गेन किया है, चार्ज गेन किया है। नेगेटिव निकला है तो पॉजिटिव गेन किया है, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नेगेटिव चार्ज गेन किया है। बट यहां पर ये दोनों मैं बोल रहा हूं करंट कैरिंग वायर, मीन्स कि यहां करंट तो चल रहा है बट नेट चार्ज वायर पे, नेट चार्ज कितना है, 0। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन। बट वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, क्योंकि हम जो करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन से अपोजिट दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, करंट ये दिखा रखा है। इलेक्ट्रॉन इसमें इधर चल रहे हैं, करंट ये बना हुआ है, ठीक है। बट यहां पर दोनों पे हम कहें तो नेट चार्ज, यहां पर अगर हम बात करें दोनों पे नेट चार्ज, तो वो नेट चार्ज स्टूडेंट्स कितना बोला जाएगा यहाँ पर, 0, ठीक है। बट यहां पर चार्ज मूविंग कंडीशन पे है, जिसकी वजह से यहां करंट बन रहा है और ये अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसे अगर मान लीजिए एक वायर में करंट इधर है, दूसरे में इधर है, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होने लग जाती है कि आगे जो है इनके बीच में गैप इस तरह से बढ़ने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं अब इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। ये जो यहां पर एट्रैक्टिव आया, यहां पर रिपल्सिव आया, ये था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स अराइज। तो देखिए इन फिनोमिना को समझने के लिए जरूरी है आपको कंसेप्ट किसका पता हो, मैग्नेटिक फील्ड का। और चैप्टर हमारा स्टार्टिंग यही होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक से समझिएगा, नई यूनिट स्टार्ट हो रही है आपकी, हर कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। और एक एक टॉपिक आप इजीली समझते जाओगे तो सभी क्वेश्चंस आपके होते चले जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और क्यों जरूरत है मैग्नेटिक फील्ड की, इन कंसेप्ट को आप समझने के लिए। तो एक एक करके देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से। ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, तो इन 1820 ओरस्टेड ने अपनी ऑब्जर्वेशन से बताया कि देखिए कि एक वायर है और वायर में अगर करंट है तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट करता है, वो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। और वायर में करंट कब होता है, जो वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और उनके मोशन से करंट बन रहा है। यहां पर आप पढ़ रहे हैं करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट जो हमारी थर्ड है उसका चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट कह सकते हैं आप इसको, चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग। और चैप्टर फर्स्ट हम यही पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, इसकी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कहां से, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड अपनी ऑब्जर्वेशन में फाइंड आउट करता है और उसके लिए देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे आप करंट को फाइंड आउट करने के लिए, करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए, ठीक है, या सर्किट में करंट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आप एक डिवाइस का यूज करते हैं, वो डिवाइस होती है एमीटर, ठीक है। अलग अलग रेंज के एमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस है वोल्ट मीटर, या एक्यूरेट ईएमएफ निकालने के लिए आपने यूनिट सेकंड में पोटेंशियोमीटर को भी यूज किया। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस है, वो डिवाइस क्या होती है, हमारी कंपास नीडल। आपने देखी होगी छोटी क्लासेस में, 10th क्लास में भी देखी हो, उससे पहले भी देखा होगा, लैब के अंदर एक कंपास, ठीक है। तो मैं पहले उसी की बात कर लेता हूं, कंपास नीडल की, ठीक है स्टूडेंट्स। कंपास नीडल, तो क्या होता है उस कंपास नीडल में, आपने देखा होगा कि इस तरह से एक सर्कुलर बॉक्स होता है और सर उस बॉक्स के अंदर ऊपर मेंशन होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ऐसे ज्योग्राफिकल साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसमें जो है एक मैग्नेट की बनी हुई बिल्कुल पतली सी एक थिन नीडल होती है, एक थिन नीडल इस तरह से अरेंज होती है और ये इस तरह से पाइटेड होती है कि इजीली मूवमेंट कर सकती है वो,
ठीक है, इस तरह से अरेंज है वो कि इजीली मूवमेंट कर सके। अब यहां पर उसके नॉर्थ होता है, यहां पर एक साउथ भी होता है उस, क्योंकि मैग्नेट है देखिए, और जो कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट बन गया तो उसके दो पोल एग्जिस्ट हो जाते हैं वहां पर, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से बोलते हैं। तो इस तरह से कंपास, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए एक दूसरा मैग्नेट यूज करते हैं, वो मैग्नेट कंपास नीडल होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे चार्ज के फील्ड को चेक करने के लिए दूसरा चार्ज रखा जाता है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। भाई अगर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, उसके फील्ड में नेगेटिव रखा हमने, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पे अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो कंपेरेटिवली अगर मान लीजिए वो दूसरा चार्ज काफी कम है, कम मास है, तो वो मूवमेंट करेगा, डिफ्लेक्शन देगा। ऐसे यहां पर है। तो एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, हम किसका यूज करते हैं, दूसरे मैग्नेट का। वो दूसरा मैग्नेट हमारा कंपास नीडल होता है। तो कंपास नीडल का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो यूज इन नेविगेशन, and also used in navigation। स्टूडेंट्स पता है नेविगेशन के बारे में? बिल्कुल ठीक, डायरेक्शन से रिलेटेड पढ़े नेविगेशन। जनरली आप रोड पे चल रहे हैं तो गूगल मैप का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे बीसी चैप्टर के अंदर कि एक बड़े से समुद्र में एक शिप चल रहा है, एक बड़ा जहाज चल रहा है। ठीक है, और उसको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो उसके पास अब कोई एक रोड मैप या ऐसा तो है नहीं कि यहाँ उस समुद्र पे कोई रोड बना हुआ है कि इस लाइन में से चलना है, इस लाइन में से चलना है। तो वहां पर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, एक डायरेक्शन को देखने के लिए वो किसका यूज करता है, कंपास नीडल का। तो इस तरह से डायरेक्शन भी हम चेक कर सकते हैं, वो किस वजह से होता है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये सब बात करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर। तो अभी हम बात कर रहे हैं करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कंपास नीडल का। तो कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती है, एंड आल्सो हम इसे यूज करते हैं नेविगेशन में। ठीक है, इसकी बात हम और ज्यादा करेंगे जब मैग्नेटिज्म पार्ट हमारा स्टार्ट होगा इसी यूनिट का। स्टूडेंट ने बताया स्टूडेंट अपनी ऑब्जर्वेशन में कि उसने क्या किया कि कोई भी वायर ली, करंट कैरिंग वायर, और उसमें करंट की ये डायरेक्शन मान लीजिए थी, और जस्ट इसके नीचे कंपास नीडल रखी है, और उस कंपास का यहां साउथ है, यहां पर नॉर्थ है। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ इधर है, इधर क्या दिखाएंगे आप, इसका ईस्ट, इधर वेस्ट, यही होता है ना हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर ईस्ट है, इधर क्या है उसका वेस्ट। ठीक है, यहां पर आप सर्किट को पूरा कर सकते हैं एक की का यूज करके। अभी मान लीजिए ये की ओपन थी, तो कोई भी करंट नहीं था इसमें, कंपास नीडल जैसी थी वैसी की वैसी रखी हुई है। स्टूडेंट जैसे ही की को क्लोज किया, करंट चलने लगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और किस तरह से चल रहा है कि वायर है, जैसे ये वायर है, और इसके जस्ट नीचे क्या रखी हुई है, कंपास रखी हुई है। कंपास का यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें करंट चला, करंट जैसे ही इसमें बना, तो कंपास ने डिफ्लेक्शन शो की। जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट बना, कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। किधर शो की, ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं। मान लीजिए ये करंट ऐसे चल रहा है, इसके नीचे ये कंपास है, ये कंपास का साउथ है, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ है, इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट। तो जैसे ही करंट इसमें ऐसे चला, तो ये कंपास ऐसे गई, यहां थी, इस तरह से डिफ्लेक्ट हुई। तो कंपास का नॉर्थ किधर डिफ्लेक्ट हुआ, टुवर्ड्स वेस्ट, इस तरह से। और जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं, कंपास वापस उसी अपनी पोजीशन पे आ जाती है। फिर हम इसको ऑन करते हैं तो कंपास फिर डिफ्लेक्शन शो करती है। तो इट मींस कि यहां पर जब करंट बनता है, तो करंट के बनने से यहां पर इसके सराउंडिंग चारों तरफ एक
मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है स्टूडेंट्स। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, या ये मैग्नेट है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जिस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये कंपास निडल क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। और वो किधर डिफ्लेक्ट हुई, ऐसे नॉर्थ, जब करंट ऐसे चल रहा था साउथ से नॉर्थ, और ये कंपास जस्ट वायर के नीचे है, तो नॉर्थ किधर जाता है, वेस्ट। अच्छा, इसमें अगर आप रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब कि करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाए, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था वो किधर चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा। हाँ, आप देखिए, या तो पहले करंट ऐसे था, ये कंपास का नॉर्थ कंसीडर कीजिए, कैप वाली साइड, ये साउथ है, और करंट ऐसे चल रहा है साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ किधर गया, वेस्ट की तरफ। ठीक है, अगर करंट ये कर दे तो ये जो नॉर्थ है किधर आएगा, ईस्ट की तरफ। या फिर करंट को आप ऐसे रखिए, इसकी पोजीशन को चेंज कर दीजिए, नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो भी डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो पहले नॉर्थ इधर जा रहा था वो इधर आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस तरह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और डायरेक्शन को चेक करने के लिए इस पूरे चैप्टर में मैं या बात करूं यूनिट में या इससे अगले यूनिट में, स्टूडेंट्स कुछ रूल्स की बात करेंगे। वो रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, वो सभी रूल्स आपने ठीक से समझने हैं क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, और ये रूल एक बार समझ में आ गए तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ओरेस्टेड ने कह दिया कि जैसे ही वायर में करंट बनता है तो करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर इस कंपास मैग्नेटिक फील्ड पे क्या लगा रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड, अकॉर्डिंग टू इट, a current carrying wire, a current carrying wire produced a magnetic field. एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट होता है, उसके सराउंडिंग में तो होता ही होता है, करंट की वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और कंपास क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन। अब यहां पर वो डिफ्लेक्शन याद रखने के लिए एक रूल बनाया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, उस रूल को हम ऐसे भी याद करते हैं, याद रखने की कुछ ये ट्रिक बना रखी है, तो इसको हम स्नो रूल से भी बोलते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहां पर हम यूज करते हैं स्नो रूल, SNOW, यूजिंग स्नो रूल। या यहां पर एक और भी वर्ड आता है, एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक रूल और बनाया, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो करंट की वजह से, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो यहां पर एक एम्पियर स्विमिंग रूल भी इसमें बताया जाता है। तो देखिए, समझते हैं इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग, ताकि हमें समझ में आ जाएगी कंपास। और कोई भी आप एक पोल लेके ना, नॉर्थ पोल लेके या साउथ पोल, हमने यहाँ नॉर्थ को पकड़ लिया है, तो अब हम डायरेक्शन नॉर्थ से ही देखते चलेंगे, जैसे वहां हम टेस्ट चार्ज को लेके बता रहे थे डायरेक्शन को। तो स्नो रूल स्टूडेंट समझना है। स्नो रूल में क्या है, ये स्नो रूल, इफ करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ over a wire, then north of compass deflects towards west and vice versa. फिर से देखिए, if current flow from south to north, south to north, साउथ टू नॉर्थ, ये करंट जा रहा है, ठीक है, कंपास के ओवर ए वायर, ऊपर जो वायर है SNO, देन नॉर्थ ऑफ कंपास डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट, SNOW। ये ध्यान रखना कि जो कंपास है उसके ऊपर है अगर वायर, तो आप इससे डायरेक्शन निकाल लेंगे।
तो नॉर्थ किधर जाएगा? हमेशा वेस्ट की तरफ, जब वायर ऊपर है कंपास की, और करंट कैसे चल रहा है? साउथ टू नॉर्थ, एंड वाइस वर्सा। अगर करंट नॉर्थ टू साउथ हो जाए तो ये नॉर्थ किधर आ जाएगा? ईस्ट की तरफ। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अगर आप स्विमिंग रूल यूज करना चाहे यहाँ पर डायरेक्शन के लिए, तो वो भी इस तरह से है कि ये मान लिया जाता है कि एक स्विमर जो है वो स्विमिंग कर रहा है करंट की डायरेक्शन के अलोंग, करंट की डायरेक्शन के अलोंग। मैं यहां पर इस तरह से ये एक स्विमर दिखा देता हूं। तो जो स्विमर का लेफ्ट हैंड होगा, ये है लेफ्ट हैंड उसका, और ये है उसका राइट हैंड, ठीक है। तो एक स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो उसका लेफ्ट हैंड होगा उधर नॉर्थ जाएगा, करंट की डायरेक्शन के अलोंग स्विमर स्विमिंग कर रहा है। और स्विमिंग के भी कई मेथड होते हैं। एक ऑर्डिनरी जो स्विमिंग होती है, उसमें आपका फेस जो है वो वाटर की तरफ होता है, अपोजिट टू वाटर, ठीक है। तो वहां पर फिर आप ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ जो उसका नॉर्थ, जो लेफ्ट हैंड होगा उधर नॉर्थ की डिफ्लेक्शन। तो यही है यहाँ पर कि स्विमर जो है वो स्विमिंग कर रहा है करंट के अलोंग, और जो उसका लेफ्ट हैंड है उधर कौन जाएगा? नॉर्थ जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इस रूल को। तो आया समझ में इतना? ओरस्टेड ने एक्सप्लेन कर दिया, ओरस्टेड ने अपनी ऑब्जर्वेशन से बता दिया कि जब भी वायर में करंट होगा उसके सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। चलिए थोड़ा सा और स्टडी करते हैं इसको। और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ कंपास नीडल का। स्टूडेंट्स, ये एक वायर थी, इसमें करंट चल रहा है ऐसे, तो इसके चारों तरफ, ये जैसे सर्कल यूज कर रहा हूं मैं, ये चारों तरफ क्या होता है? उसके मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैं बात करूं ना यहाँ कंपास के, ये जो ये नीडल है इसकी डिफ्लेक्शन की, तो हम जो बात कर रहे थे, देखिए उसकी जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे जा रही है। तो नीचे रखी थी, मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन आ गई है मैग्नेटिक फील्ड की। रूल भी पढ़ा होगा आपने, एक राइट हैंड थंब रूल, वो अभी पढ़ेंगे भी, कि थंब के अलोंग करंट होता है, जो फिंगर कर्ल्स हो रही है ये क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। धीरे धीरे याद आएगा, जो 10th में पढ़ा था वो भी। तो चारों तरफ इसके स्टूडेंट्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और यहां पर ये था हमारा नॉर्थ। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड यहां आया तो ये इसको इधर धकेलता है, ऊपर रख दोगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां रखेंगे तो ये नीचे प्रेस करेगा, बट अगर ये कंपास नीडल नीचे नहीं जा सकती तो डिफ्लेक्शन नहीं देगी पैरेलल में रखने से, तो नीचे या ऊपर रखने से डिफ्लेक्शन देगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है चारों तरफ, सराउंडिंग में चारों तरफ। इसके लिए याद हो, हम ऐसे भी बताते थे कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी कार्डबोर्ड है, इसमें होल किया, एक वायर को इंसर्ट करा दिया ऐसे, ठीक है, ये सोर्स लगा दिया आपने, की का यूज कर लिया, अभी की ओपन है, और कुछ आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर आपने स्प्रेड कर रखे हैं, फैला रखे हैं। जैसे आप की को क्लोज करेंगे तो वो आयरन के रिंकल्स, स्मॉल आयरन पार्टिकल्स अरेंज करते थे अपने आप को इन कंसंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सभी का सेंटर एक। इस तरह से इस छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स अरेंज हो जाते थे। और मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है, इसलिए वो चारों तरफ से आयरन के पार्टिकल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब इस पे धीरे धीरे और डिस्कशन हुई कि करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है ना। तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, डिफ्लेक्शन ज्यादा आती है। तो ये सब हम धीरे धीरे अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने सीखा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को, और मैग्नेटिक करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पर दो रूल, स्नो रूल, आप कोई भी एक से समझ सकते हो, जरूरी नहीं है कंफ्यूज होने की, दो दो अलग अलग। आपको स्नो रूल इजी लगता है तो स्नो रूल से आप इसको याद रखेंगे, ओके। नोट भी करेंगे साथ में। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का, या कहें तो इस यूनिट का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और उसके बेस पे हम फिर कुछ एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। वो टॉपिक आता है हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब जैसे जैसे ओरस्टेड की ऑब्जर्वेशन हुई, इसमें और साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व होने लगे, और फिर जो है मैग्नेटिज्म पे और ज्यादा डिस्कशन होने लगी, सब अपने अपने व्यूज देने लगे। तो एक टॉपिक आता है यहाँ पर बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट और सावर्ट ने भी मिलके मैग्नेट से रिलेटेड एक रूल दिया, एक फॉर्मूला दिया मैथमेटिकल, और इनके अकॉर्डिंग था कि
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो उस वायर पे छोटे छोटे करंट एलिमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट की वजह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है। कैसे? मान लीजिए ये कोई भी इस तरह से कोई वायर है, इसमें ये करंट चल रहा है, और ये कोई भी एक पॉइंट है पी पर्टिकुलर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, इसका करंट है आई, इसमें से इस करंट की वजह से यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके नियरली जो एक सेगमेंट होगा, एक स्मॉल सेगमेंट, तो उसका भी इफेक्ट होगा, आगे और छोटा एक सेगमेंट होगा उसका भी इफेक्ट होगा। इस तरह से यहां पर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने पहले एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताया, फिर आप पूरी वायर की वजह से कितना इफेक्ट होगा इस पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, वो आप कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए पहले उन्होंने एक स्मॉल सेगमेंट के लिए फॉर्मूला दिया। बात समझ रहे हैं मेरी, कि पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो उसके छोटे छोटे पार्ट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक स्मॉल लेंथ ले ली इन्होंने, उसको डीएल कहा, और ये एक स्मॉल एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर की जाएगी। और क्यों कंसिडर की जाएगी? क्योंकि देखिए यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड जो देखते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल का भी रोल होता है। वो एंगल मतलब यहां पर अगर आप इसकी डायरेक्शन देखना चाहिए, वेक्टर है, तो यहां से आप एक करंट के अलोंग एक टेंजेंट डालते हैं, और इस पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट यहां है, ठीक है, यहां पर आप एक पोजीशन वेक्टर डालते हैं आर वेक्टर। तो इस एंगल पे भी डिपेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर कोई एक एलिमेंट होगा तो यहां एक अलग एंगल आएगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पे चेंजेस आते हैं, वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड एंगल के साथ भी। ठीक है, तो वो एंगल कैलकुलेट करने के लिए यहां पर एक टेंजेंट डाल दिया जाता है डीएल के लिए, डायरेक्शन के लिए करंट के अलोंग। और ये डीएल थी एक स्मॉल लेंथ, यहां लिख लेता हूं मैं, और ये एंगल है मान लीजिए हमारा थीटा, और ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ये आर उसकी पोजीशन बता रहा है फ्रॉम करंट एलिमेंट। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टूडेंट सिंबल आप बी का यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ के हैं ई से, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी से। लेकिन हम यहां पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हमने डीबी से लिखना है। डिपेंड करेगा वो, देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो, डीबी डिपेंड करेगा करंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा आपको पी पॉइंट पे मिलेगा। वो डीबी डिपेंड करेगा सेगमेंट की लेंथ पे भी, ज्यादा बड़ी लेंथ का इफेक्ट और ज्यादा मिलेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। वो डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिस्टेंस के साथ भी वेरी करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो भी करता है। एंड वो डीबी फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, वो डीबी आल्सो डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर साइन थीटा पे डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फंक्शन पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? साइन थीटा पे। देखिए ये थीटा वेरी करेगा, जैसे आप इस पी पॉइंट को वायर के ऊपर लेके जाएंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो ये मैथमेटिकल फैक्टर लिया गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा यूज किया गया? साइन का। तो साइन ऑफ थीटा पे भी डिपेंड करेगा। इन चारों फैक्टर को कंबाइन करके लिखा गया तो डीबी डायरेक्टली बन गया आई डीएल साइन थीटा, और इनवर्सली हो गया यहां पर आर स्क्वायर। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट, आप इलेक्ट्रिक में कांस्टेंट यूज करते थे, K इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ठीक से याद रख लीजिए। अब इसमें
हमारी अगले 2-3 दिन डिस्कशन इसी के ऊपर चलेगी। ठीक है, टॉपिक इसी के ऊपर चलेंगे। जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा म्यू नॉट जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट को लिखा था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एक अलाउनेस, एक मीडियम कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, ऐसे ही ये मीडियम के लिए परमिबिलिटी बोला जाता है कि क्योंकि ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, किस मीडियम में आप करंट एलिमेंट को रख रहे हैं और किस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। तो देखिए म्यू नॉट को क्या बोलना है आपने, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। वैल्यू कितनी ले सर इसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट इन एसआई के अंदर, तो म्यू नॉट हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, यूनिट आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला बोली जाती है, कैपिटल टी, टेस्ला एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट ये सब आप नोट भी करते चलेंगे, गास, और 1 गास इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, रिलेशन याद रखना। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी इसकी वेक्टर फॉर्म की भी बात करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वेक्टर में हम डायरेक्शन की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे इसकी, वो चीज समझिएगा। तो बायट और सावर्ट ने कहा कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, वो डिपेंड आप निकालेंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को लेके। तो एक स्मॉल पार्ट लिया उन्होंने डीएल, और उस स्मॉल पार्ट की वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, और कंबाइन करके ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे इसको। इतना करने के बाद हम इसकी वेक्टर फॉर्म को समझते हैं, और यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को याद रखना है, वैल्यू क्या है इसकी, और म्यू नॉट परमिबिलिटी। ऐसे अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो जहां आप एप्सिलॉन एम करते थे यहां म्यू एम कर देंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म आप समझते हैं थोड़ा इसका ध्यान से। अच्छा वेक्टर फॉर्म देखिए, डीवी कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगेगा एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या था हमारा आइडियल साइन थीटा, नीचे आर स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए आर कैप का यूज कर लिया मैंने, यूनिट वेक्टर जो कि क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, आर कैप इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, आर वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड उसका, तो यूज कर लीजिए यहां डीवी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आइडियल साइन थीटा, आर वेक्टर, नीचे एक आर स्क्वायर है, एक आर और आएगा, नीचे हो जाएगा आर क्यूब। ये मुझे बताओ जो थीटा एंगल था, ये साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल था, करंट एलिमेंट और आर के बीच में। तो मैं इस फॉर्म में ले आया हूं इसको, आर और करंट एलिमेंट, तो आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर, साइन थीटा आ रहा है क्रॉस आर वेक्टर, नीचे आर क्यूब। ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। पढ़ा है आपने क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो देखिए दो वेक्टर का रिजल्ट, एक वेक्टर आ रहा है और साइन आ रहा है, क्रॉस लगेगा, और ये जो एन कैप लगाया जाता है इसका मीनिंग आपको पता होगा कि ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। इट मींस कि जो डीबी होगा वो डीएल और आर से कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिएगा, दिमाग को खोल के कान खोल के सुनिएगा और समझिएगा इसको। ठीक है, डायरेक्शन मैं पहले बता रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में बात करूं, यूनिट में बात करूं, तो डायरेक्शन को ठीक से समझो, बस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, फिर बाकी मैथमेटिकल। तो यहां पर क्या बताया आपसे कि जो ये डीबी होगा ये डीएल करंट एलिमेंट एंड आर पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर। फर्स्ट डे बेसिक ठीक समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो जो डीबी है वो परपेंडिकुलर, तो हम लिखते भी हैं समझते भी हैं इसको आगे। और
ये हो गई है वेक्टर फॉर्म बायोट-सावर्ट्स लॉ की। और यहां लिख देते हैं कि जो डीवी है वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ किस किस के, डीएल एंड आर, पोजीशन वेक्टर, इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से। तो अब कैसे निकाले डायरेक्शन सर? इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए यहां हम एक और रूल यूज करते हैं, रूल यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल, आपने राइट हैंड ऐसे लेना है और खुद अप्लाई कर करके देखना है। थंब किसको बताता है, करंट को, कर्ल फिंगर किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को। रूल को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहां पर देखो डीएल और आर, इन दोनों से परपेंडिकुलर क्या होगा, डीबी। सपोज करो कि ये आपका करंट एलिमेंट था, इसमें ऐसे करंट चल रहा था। कौन सी एक्सिस होगी हमारी, ये वाई, ऐसे एक्स होती है, ऐसे वाई होती है, और ये क्या होती है, जेड। ठीक है, करंट कैसे चल रहा था, इस डायरेक्शन में, और पॉइंट हमारा कहां है, इस डायरेक्शन में, ये है वो पॉइंट यहां पर। करंट ऐसे है, पॉइंट यहां पर है। देखिए कौन कौन सी एक्सिस हो गई है, आर कहां पर है, एक्स पे, डीएल कहां पर है, वाई पे है, तो डीबी कहां होगा, फिर से देखो, आर कहां पर है, एक्स पे है, आर कहां पर है, एक्स पे है, डीएल कहां पर है, वाई पे है, तो डीबी कहां मिलेगा, जेड पे मिलेगा। जेड पे मिलेगा तो नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा। वो कैसे चेक करें, वो अपना रूल अप्लाई करके। करंट ऐसे चल रहा था, तो करंट के साथ क्या रखते हैं हम, अपना राइट हैंड का थंब, ये रखा मैंने, और फिंगर मेरी अब ऐसे घूम रही है। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा यहां था और फिंगर ऐसे घूम रही है। अब ऐसे घूम रही है तो आप देख रहे हैं वहां से, तो आपको दिख रही है ये ऐसे क्लॉकवाइज, और पॉइंट हमारा यहां था। किसी एक पॉइंट पे बताना है तो हम क्या डाल देंगे, टेंजेंट, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, किधर आई ये, नीचे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर होता है, ये दोनों लाई कर रहे हैं प्लेन ऑफ पेपर में, तो डीवी आ रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। समझते ना, ये पेपर तो था आपका प्लेन ऑफ पेपर, एक्स में और वाई में। ठीक है, ये करंट एलिमेंट था, ये आर था। आर कहां पर आ रहा है, एक्स में, और एल कहां पर आ रहा है, वाई में। एक्स वाई क्या हो गया हमारा, प्लेन ऑफ पेपर, जिस पेपर पे आप राइट कर रहे हैं। और डीबी कहां है, नीचे आया है राइट हैंड थंब रूल से, तो कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो ये दोनों प्लेन में होंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने के लिए क्या डाल देंगे आप, टेंजेंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे सर्कल में चारों तरफ। ठीक है, और कैसे था वो, क्लॉकवाइज। रूल अप्लाई करके देखा हमने ऐसे, फिर से देख सकते हो आप, ये फिंगर घूम रही है ना, जैसे ये देखना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, ऐसे, और हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, आर ये हमारा, तो ऐसे जाके ये कहां आ रहा है, नीचे। अगर यहां इसके नीचे देख रहे होते तो इधर, ये पॉइंट यहां होता हमारा, ये तो राइट साइड था, ये लेफ्ट होता तो ऊपर। यहां देख रहे होते इसके ऊपर जस्ट, तो इस डायरेक्शन में जा रहा होता, राइट साइड। ऐसे आप एक पॉइंट पे क्या देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। तो यहां हम यूज कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, और मैथमेटिकली अपने डायरेक्शन को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो देखो मैं यहां पर समझाऊं उसको, ऐसे भी चेक करके देख लिया करो कि कहीं हमारे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा करंट एलिमेंट डीएल, करंट इधर है। अब आप ना इस, ये बोर्ड में अलग है, मैं इस बोर्ड को छोड़ के यहां आ जाता हूं, क्योंकि आपके नोटबुक में या बुक में ऐसे आएगा फिर। ठीक है, ये कौन सी हो गई है, वाई एक्सिस, तो ये डीएल हमारा कौन सी एक्सिस पे हो गया है, वाई एक्सिस पे, और वाई में ऊपर की तरफ है, तो वाई के लॉन्ग हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जे कैप, प्लस का जे कैप, डायरेक्शन हो गई। ये हमारा पॉइंट पी था, आर वेक्टर किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस में। इधर कौन सी एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम यूज करेंगे यहां पर आई कैप। ओके, तो जे कैप में हमारा कौन है, डीएल है। आई कैप में कौन है हमारा, आर है, तो डीबी कहां आएगा, के कैप में। अब के में प्लस में आएगा या माइनस में आएगा,
हमने अभी रूल अप्लाई किया तो सर नीचे आया था, मीन्स कि माइनस के में आना चाहिए। चलो हम चेक करते हैं यहाँ पर। अब आप डीएल की बात करें तो डीएल कौन से एक्सिस पे है, जे कैप क्रॉस आर किधर है हमारा, आई। अब जे क्रॉस आई क्या होता है हमारा, माइनस के। कैसे बता रखा है आपको, एक सर्कल बनाया करो, एंटी क्लॉकवाइज एरो दिखाया करो, यहाँ आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। अब तुमने क्या किया, जे क्रॉस आई, तुम ऐसे गए हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा, नीचे। राइट हैंड स्क्रू रूल भी ले सकते हैं यहाँ पर। स्क्रू को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कहां जाता है, नीचे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कहां आता है, ऊपर। तो हम तो जे क्रॉस आई कर रहे हैं, जे क्रॉस आई तो उल्टा चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज से, तो क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस के। तो माइनस के मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये रूल और ये इसकी वेक्टर फॉर्म आया समझ में। आज हम बायोट सावर्ट्स लॉ को ही थोड़ा ठीक से समझेंगे, फिर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इसमें बायोट सावर्ट्स लॉ और उसकी वेक्टर फॉर्म और उसके लिए रूल। एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रूल तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। क्या बना बायोट सावर्ट्स लॉ में हमारा फॉर्मूला, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, वेक्टर फॉर्म इसकी क्या बनी, तो लिखा db वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, नीचे आर क्यूब। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 रेज टू पावर -7। चलिए यूनिट भी लिख लेते हैं इसकी, म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। यहां से आप निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्या आएगी, देखिए म्यू नॉट को ये रखता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर यहां चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिट होती है टेस्ला टी। आर स्क्वायर जाएगा तो आएगा मीटर स्क्वायर। नीचे ये आ जाएंगे, म्यू नॉट को छोड़ दो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे आई आएगा तो एम्पियर, डीएल आएगा मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, ये सब हमने बायोट सावर्ट्स लॉ में पढ़ लिया है, फॉर्मूला पढ़ लिया है, और ये रूल भी हम पढ़ चुके हैं। रूल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है, तो ये सब अभी हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं एक दो करके। सावर्ट्स लॉ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए करते हैं। कहता है वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक वायर, जैसे जैसे बोलता है डायग्राम बना लेते हैं। एक वायर प्लेस है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ साउथ हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, इसमें करंट चल रहा है 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। पहले अपनी डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो जो करंट चल रहा है वो साउथ टू नॉर्थ, तो हम ये डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, हाँ ठीक है ये दिखाई हमने, साउथ टू नॉर्थ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस। एक छोटे से सेगमेंट की बात कर रहा है, 1 सेंटीमीटर पीस, तो ये 1 सेंटीमीटर पीस हो गया, मान लीजिए ये लेंथ, स्मॉल लेंथ, तो डीएल हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। और यहां पर कहता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट ए पॉइंट 200 सेंटीमीटर। इस पीस से पॉइंट है 200 सेंटीमीटर, कहां है वो, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। अब नॉर्थ ईस्ट में कोई पर्टिकुलर एंगल तो दिया नहीं, मैं सिर्फ बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है,
तो हम बिल्कुल जब नहीं बोल रहे तो बिल्कुल मिड में लेंगे पॉइंट को, पी पॉइंट। यहां है ये हमारा आर पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और फिर ये हमारा करंट एलिमेंट और ये हमारा पोजीशन वेक्टर। तब हम ये एंगल थीटा कितना दिखाएंगे यहां पर 45 डिग्री, क्योंकि उसने बोल दिया कि जो 200 सेंटीमीटर जो आर है, 200 सेंटीमीटर, वो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल मिड में ले रहे। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट इसको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷। आई करंट कितना चल रहा है 8 एम्पियर, ओके। डीएल कितना था 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻²। साइन 45 हो गया हमारा 1/√2। और आर कितना है 200 सेंटीमीटर, तो 200 इंटू 10⁻⁻²। ये सोल्व हो जाएगा, ओके। सोल्व हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये 4 आ गया, तो यहां पर आ गया हमारा 4 अपॉन में √2, 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻², 10⁻⁻�9। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, इतना छोड़ देंगे। मैग्नेटिक फील्ड आ गई किसमें, टेस्ला। डायरेक्शन भी अगर बतानी हो तो डायरेक्शन के लिए रूल यूज कर सकते हैं आप, राइट हैंड थंब रूल। और देखिए कैसे है, ये करंट इसमें इधर है, आर इधर है हमारा, तो इट मीन्स कि अगर आप नोटबुक में या बुक में करेंगे तो ये प्लेन ऑफ पेपर पे होगा, ये करंट हो गया। पॉइंट हमारा यहाँ पे है राइट साइड में, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं तो इस पॉइंट पे आके मैग्नेटिक फील्ड कहां चला जाता है, नीचे की तरफ। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप और ट्राई करके देखेंगे। आज स्टार्टिंग हमारी बस इसी पे चलेगी, बायोट-सावर्ट्स लॉ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस को सीखेंगे और फिर वहां से और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ आ गया समझ में स्टूडेंट। एक छोटा सा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं इसको कंपेयर करना पड़ जाए किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो कंपैरिजन पॉइंट्स, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी अगर बतानी हो तो बता सकते हैं आप। चलिए सोचिए कि अगर मान लीजिए हमें लिखना पड़े यहां पर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनमें सिमिलरिटीज की, तो क्या क्या सिमिलरिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी था और ये ओबे करता था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझते हैं ना। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आ गया तो आप वेक्टर के रूल अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ओबे करेगा, ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके लिए भी सेम हो जाएगा। सेकंड, और क्या सिमिलरिटीज है, देखिए यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है dB इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर। तो दोनों के दोनों ओबे करते हैं किसको, इनवर्स स्क्वायर लागू, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। और क्या सिमिलरिटीज बताएंगे, फील्ड की जो रेंज है वो लॉन्ग रेंज ही होती है दोनों की, लॉन्ग रेंज फील्ड्स होता है इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। चलिए डिसिमिलरिटीज की बात करें यहां पर, तो फर्स्ट डिसिमिलरिटी क्या बनेगी,
देखिए ये एंगल पे डिपेंड करता है, जबकि यहां कोई एंगल नहीं आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा। और ये एंगल किस किस के बीच में था, बार बार सोचते चला करो ताकि ये कंसेप्ट आपको ये याद भी रहे। एंगल था करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, तो एंगल पे डिपेंड करता है, जबकि ये डिपेंड नहीं करता एंगल पे। दूसरा क्या बता सकते हैं और डिसिमिलरिटी में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है करंट एलिमेंट, और इसमें चार्ज मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। तो यहां पर जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट आईडीएल, और कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर, जबकि यहां सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन है, चार्ज, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये भी आप डिसिमिलरिटी में पॉइंट रख सकते हैं। डिफरेंस बताएं तो डायरेक्शन से देखिए, यहां पर हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो करंट एलिमेंट है इससे डायरेक्शन कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर ही आ रही है। और यहां पर रूल भी यूज कर रहे हैं हम, राइट हैंड थंब रूल। और जो डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन डीएल से कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर, कि अगर ये प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर। जबकि यहां क्या होता था, टेस्ट चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट होती थी उसी प्लेन में होती थी, सेम प्लेन के अंदर टेस्ट चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट होती थी वो सेम प्लेन में। और जबकि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अगर ये प्लेन ऑफ पेपर में है, प्लेन ऑफ पेपर में है, तो डीबी जो है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं किस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। चलिए आज हमने बहुत इजी सा स्टार्ट किया है और धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट ये सब चीजें एक बार आप ठीक से लर्न करेंगे, बेसिक को अपना प्रॉपर करेंगे, अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आप फिर आगे और इसका एप्लीकेशन, इसके क्वेश्चंस वो सब समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं बायट शॉर्ट्स लॉ से ही, ओके।